हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपकी क्लास 12th की रिवीजन में। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे अगले दो टॉपिक्स को, जिनका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और हमारी एक पोम बच्चे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो बच्चे, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और ये दोनों चैप्टर्स हमें एक ही लेसन देते हैं, वो है बच्चे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर दोनों चैप्टर और पोम पर आते हैं। बच्चे देखिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका असल अर्थ तो ये है, सेल्फ माने खुद, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू चेक। तो बेसिकली बच्चे, ये एक ऐसा चैप्टर है, या बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इंसान अपने आप को सेल्फ एनालिसिस देता है। ठीक है, जिसके अंदर इंसान क्या करता है, अपने आप को एक एनालिसिस देता है कि भैया जो चीज मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, एक एनालिसिस दिया खुद को कि जो भी चीज मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो जब बच्चे हम ये एनालिसिस एस्टैब्लिश करते हैं और व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक्शंस को जज कर पाते हैं कि वेदर हमारे एक्शंस जो थे वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, या वट एवर दैट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, वो सही है या गलत है। उन सब चीजों का एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हम लोग एस्टैब्लिश कर पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे ये दोनों चैप्टर्स जो, एक चैप्टर और एक पोम जो है, सबसे पहले जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो तिशानी दोशी ने लिखा है चैप्टर, और दूसरी बच्चे पोम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। ये दोनों पोम्स एक तो हमें प्रैक्टिकली और दूसरा हमें इमेजिनरी तरीके से ये चीज समझाना चाहते हैं कि आपको अपने एक्शंस पर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ओवर योर एक्शंस, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर डूइंग, तो यू विल बी एबल टू चेंज योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू गिव योरसेल्फ अ बेटर जजमेंट। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लेक्चर को। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव रेड फ्रॉम ऑल द कमेंट्स प्रीवियसली वाज, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम लेक्चर ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है। तो बच्चे, लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो 1 hour 10 minutes to 15 minutes है, एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली 2 chapters या 2 topics टू कवर फॉर अ डे। तो बेटा इतना टाइम आप मान के चलिए कि लग सकता है, बिकॉज वी आर डूइंग 2 topics अ टाइम। तो आप मान के चलिए कि 30-40 मिनट्स एक टॉपिक को, 30-35 मिनट्स ईच टॉपिक रिक्वायर्स दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। तभी हम उस चीज को वैसे प्रिपेयर कर पाएंगे जैसे हमें उसे पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। तो 35 मिनट्स फॉर अ चैप्टर विल बी द बेसिक, या व्हाट कैन आई से, द एवरेज अमाउंट, एवरेज टाइम उतना लगेगा। उसके ऊपर आई ट्राई टू कर्व डाउन, आई ट्राई टू कंट्रोल द लेवल ऑफ क्लास, की थोड़ा कम कर दे बट द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, बट आई बिलीव कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एल्स आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट, बिकॉज सब कुछ बताना है जो जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सब कुछ बताने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप लोग थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, बट लेसन मतलब आई ट्राई टू रैप द सेशन इन अप्रोक्सीमेटली 1 hour to 10 to 15 minutes, ताकि आप लोगों को सफिशिएंट हो जाए। चलिए, पहला टॉपिक बच्चे हम लोगों ने शुरू करना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, दैट इज बाय तिशानी दोशी। अब बच्चे बेसिकली जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हमारे लिए एक आई ओपनिंग चैप्टर है। ठीक है, ये हमारे लिए एक आई ओपनिंग चैप्टर है। द रीजन फॉर दिस बीइंग एन आई ओपनिंग चैप्टर इज कि इस चैप्टर के थ्रू हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमारी एंड ऑफ द अर्थ कैसे आ सकता है। बच्चे, यहाँ पर ये एंड ऑफ द अर्थ के अंदर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जिसका नाम है पन। पन का मतलब होता है बच्चे, आप लोग एक और जगह पर पन देखेंगे आज के लेक्चर में। पन का मतलब होता है एक वर्ड जो एक से ज्यादा मीनिंग शो करता है आपके सेंटेंसेस के अंदर, उसे पन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैं अर्थ की बात करती हूँ आप लोगों से, इफ आई टॉक अबाउट अर्थ विद ऑल ऑफ यू, ये अर्थ है, राइट। अर्थ के बच्चे यहाँ पर, इधर इन द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ पर एक कंप्लीटली फ्रोजन जोन है बच्चे। इस फ्रोजन जोन का क्या नाम है? एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका बच्चे इस फ्रोजन जोन का नाम है। ठीक है, दिस एंटायर प्लेस इज कॉल्ड एंटार्क्टिका, एंड नाउ दिस इज द फ्रिजिड जोन, ये बिल्कुल ठंडे वाला हिस्सा है। दिस इज द प्लेस वेयर द एंटायर सिनेरियो इज वेरी वेरी ठंडा, इट इज वेरी वेरी कोल्ड, राइट। तो यहाँ पर बच्चे वी हैव दिस फ्रोजन जोन कॉल्ड एंटार्क्टिका। अब देखा जाए बच्चे तो इट इज एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दैट इट इज द लास्ट लैंड, एक्चुअली लास्ट कॉन्टिनेंट, या कह सकते हो कि लास्ट कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ता है धरती के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। तो यहाँ पर बच्चे ये एक एंड हो गया इसका। ठीक है, द सेकेंड रीजन वाई इट इज बीन कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ द अर्थ, यहाँ पर बच्चे इसको सेकेंड एंड इसीलिए बोला गया है क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा जो भी टेम्परेचर है, वो सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अंटार्कटिका के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट कुड बी द रीजन फॉर द अर्थ एंड। ठीक
ठीक है, तो ये हमारे एंड का रीजन भी बन सकता है, ये वो कारण बन सकता है जिसकी वजह से धरती पर विनाश हो सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी द रीजन फॉर द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा एंड देयर इज नो डाउट इन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बच्चे एंड जो है वो दो चीजों को डिनोट करता है। अब बच्चे स्टोरी जो है वो एक वॉयेज के ऊपर है। वॉयेज का मतलब होता है बच्चे एक जर्नी, एक शिप के द्वारा ली गई एक जर्नी की स्टोरी है ये जर्नी बच्चे मद्रास से शुरू होती है। ठीक है, जो आज चेन्नई जहां पर पड़ता है, एट 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, यानी मद्रास दैट इज 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, वहां से ये जर्नी शुरू होती है, जहां से एक टीम और बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली बच्चे, देवर 51 टीनेजर्स इन देयर शिप। ठीक है सॉरी, दे बोर्डेड अ रशियन रिसर्च वेसल। इन्होंने एक रशियन रिसर्च वेसल, बेसिकली एक बड़ी रिसर्च शिप पे बोर्ड किया जिसका नाम था बच्चे एकेडमिक शोकल्स्की। और ये पूरी की पूरी जर्नी जो ये लोग करने वाले हैं, इसका एक नाम है बच्चे जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम जो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, द नेम इज स्टूडेंट्स ऑफ द आइस प्रोग्राम। और द स्टूडेंट्स ऑफ द आइस प्रोग्राम को बेटा वो कौन कर रहा है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? ये बच्चे कैनेडियन आदमी थे, जियोफ ग्रीन। ही वाज द वन हु हैज लॉन्च्ड दिस एंटायर एक्सपीडिशन फॉर ऑल द पीपल जो यहाँ से जा सकते हैं। There were approximately 51 teenager students with the author जिनका नाम था तिशानी जोशी। और ये सब दोषी, ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग एंटार्क्टिका जा रहे थे for some research या to give them the real view as to how the world is working, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो बच्चे the travel was in complete consonance with Geoff Green. Basically the sponsor of the entire journey was Geoff Green, जिनके प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। पहले बच्चे ये बहुत सारे फेमस लोगों को ट्रैवल करवाया करते थे, बट देन ही रियलाइज कि देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग सच फेमस पीपल टू एंटार्क्टिका टू शो देम दैट प्लेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग गुड फॉर द कंट्री, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल for doing something good for the world। तो it is better कि आप ऐसी generation को लेकर जाओ, it is better कि आप ऐसे group of लोगों को लेकर जाओ who are going to change things for you, who are going to change the world for you, who will understand the gravity of the situation and make certain changes in their life। It was intended to foster a new understanding। अब यहाँ पर ये प्लान, ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को लॉन्च करने का रीजन ही यही था कि वो बच्चों में एक नई अंडरस्टैंडिंग और एक रिस्पेक्ट फॉर द मदर अर्थ लाना चाहते थे। तो बेसिकली वो उन्हें एंटार्क्टिका दिखाना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉज कर रहे हो, वो ग्लोबल वार्मिंग जो आप ऊपर कॉज कर रहे हो, उसका कितना ज्यादा इल इफेक्ट, उसका कितना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, हाउ बैड इट इज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे बात की जाए अगर चैप्टर की, तो वो बताते हैं कि बिफोर ह्यूमन एवोल्यूशन, इंसान के आने से पहले एंटार्क्टिका क्या हुआ करता था बच्चे? एंटार्क्टिका एक बहुत बड़े लैंडमास का पार्ट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में बच्चे एक पार्ट, एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट, बहुत कॉन्टिनेंट तो नहीं कह सकते बट एक सुपर कॉन्टिनेंट भी नहीं कह सकते, मेगा कॉन्टिनेंट, बेसिकली एक पूरा अमेलगमेटेड लैंड हुआ करता था जिसके अंदर दो पार्ट्स थे, अंगोरा और गोंडवाना, और दैट पार्ट वाज कॉल्ड पैंजिया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से किसी ना किसी साइंस के उसमें कि एक बहुत बड़ा सा एक वो हुआ करता था, लैंड मास हुआ करता था जिसे पैंजिया कहते थे। पैंजिया बच्चे डिवाइड होता है अगले दो पार्ट्स में, एक बनता है अंगोरा लैंड, ठीक है, एक बनता है अंगोरा और एक बनता है बच्चे इसके अंदर से गोंडवाना। ठीक है, एक बनता है गोंडवाना, और ये अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम पहले की बात है भैया? ये 650 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। और वो बताते हैं लास्ट 500 सालों तक दिस प्लेस फ्लरिश्ड। ठीक है, यानी आज से 500 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका, जिसको आज हम बर्फीले फॉर्म के अंदर जानते हैं, यहाँ पर बर्फ नहीं थी। ठीक है, द बायोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना वर देयर, और ये बहुत अबंडेंस में थे। लेकिन उसके बाद बच्चे क्या होता है, बहुत सारे जियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं, यानी धरती के अंदर कुछ डिवाइड्स आने लगते हैं। और उसके बाद होता क्या है, आपका जो, अगर मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, तो यहाँ पर बचे जो आप लोगों का गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड में से एक पीस टूटता है, ये हमारी कंट्री का पेनिनसुला है। ठीक है, ये इंडिया का पेनिनसुला है, और ये यहाँ पर जो अंगोरा लैंड था ना, इससे आकर टकरा जाता है।
ठीक है, यहाँ से आकर टकरा जाता है। तो जैसे ही वो आकर टकराता है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बन जाते हैं, यानी हमारे हिमालयाज जो है वो बन जाते हैं। तो बेसिकली जैसे, और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकदम से ऐसे आकर टकराया नहीं है, ये बहुत ईयर्स एंड ईयर्स का प्रोसेस है, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस चीज को फॉर्म होने में, कि ऐसे दो पार्ट्स ऑफ लैंड आए, वो टकराए और इस तरीके से वो माउंटेन के फॉर्म में ऊपर उठ गए। दिस इज हाउ द माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। तो वो बताते हैं देयर वर जियोलॉजिकल, यानी कॉन्टिनेंट्स चेंज हो रहे थे, एंड ज्योग्राफिकल चेंजेस, उसके बाद यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो बेसिकली बच्चे उस टाइम के बाद एक आइस एज आती है, और उस आइस एज के आने की वजह से हमारा पूरा अंटार्कटिका जो है वो आइस से कवर हो जाता है। चेंजेस अकर्ड एंड अंटार्कटिका सेपरेटेड एंड मूव्ड अवे, इवॉल्विंग इनटू व्हाट इट इज टुडे। और इसी वजह से अंटार्कटिका नीचे लग जाता है तले के ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर पे, और उसके बाद हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो ऊपर चला जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप अंटार्कटिका जाओगे, ठीक है, द डे यू गोइंग टू विजिट अंटार्कटिका, यू गोइंग टू सी दैट देयर इज सच अ डीप हिस्ट्री, कि हमारे जो फोल्ड माउंटेन्स बने, हमारे हिमालयाज जो बने, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि हमारे जो हिमालयाज हैं, दे वर वंस अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, नॉट हिमालय सॉरी, द पार्ट ऑफ इंडिया, द पेनिनसुलर प्लेट्यू वंस यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये सोचने में अपने आप में बहुत ही अजीब बात थी उनके लिए। अब वो बताते हैं द अर्थ हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वर ऑल कनेक्टेड टू दिस प्लेस। तो अगर आप अंटार्कटिका जाते हो, तो आप अंटार्कटिका जाके हमारी कंट्री के, वर्ल्ड के पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को भी देख सकते हो। ठीक है, अब वो बताते हैं, यहाँ पर बच्चे आप लोग याद रखना, आपको एक चीज याद रखनी है, उन्होंने 100 आवर्स का ट्रैवल किया था। ठीक है, उन्होंने 9 टाइम जोन्स कवर करे थे। ठीक है, 9 टाइम जोन्स कवर करे थे, 6 चेक पॉइंट्स कवर करे थे, और एक सेकेंड, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज, और 3 वाटर बॉडीज बच्चे वो लोग कवर करके फाइनली, और बहुत सारे वेरियस इकोसिस्टम्स को कवर करके वो लोग कहाँ आए थे, ये बहुत सारे इकोसिस्टम्स को कवर करके फाइनली बच्चे ये लोग पहुंच गए थे कहाँ पे, अंटार्कटिका। तो लास्ट 2 हफ्ते में जो हमारी ऑथर थी, क्योंकि शी वॉज फ्रॉम मद्रास, तो शी हैज कम फ्रॉम अ मच हॉटर प्लेस, बट अब वो बताती हैं कि जब यहाँ पर वो आई, सो शी रियलाइज दैट दिस प्लेस वॉज एंटायरली ऑपोजिट फ्रॉम वॉट शी हैज एक्सपीरियंस सो फार, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के फीचर्स नहीं मिलेंगे। देवर नो ट्रीज, ठीक है, देवर नो प्लांट्स, देवर नो पीपल, देवर नो बिलबोर्ड्स, देवर नो बिल्डिंग्स। जितनी दूर तक आप देखते हो आपको कुछ नहीं दिखता, आपको सिर्फ ठंडी ठंडी बर्फ दिखती है, व्हाइट लैंडस्केप दिखता है, व्हाइट एक्सपेंस दिखता है, नथिंग एल्स, देयर इज नथिंग विजिबल फ्रॉम दैट, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द बर्फ दैट यू आर सीइंग, एंड ऑलरेडी अ डिसोलेट लैंडस्केप, और काफी आइसोलेटेड सा, काफी अकेला सा आप एक लैंडस्केप देख पा रहे हो, जहां पर इट इज पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस है वहां पर, और बीच बीच में हल्की फुल्की आवाज आ रही है, कोई बर्फ पिघल रही है, कोई बर्फ कट रही है, कुछ गिर रही है, कोई आइसबर्ग टूट रहा है, तो बस वही आवाजें आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज नो साउंड एट इवन, यू नो, सिंगल सिंगल थिंग टू शो कि भैया ये जगह एक्चुअली अर्थ पे ही एग्जिस्ट करती है। अब वो कहते हैं सिंस दे हैव लॉन्ग समर्स, दे हैव 24 आवर्स का डे, तो द साइलेंस इज ब्रोकन ओकेजनली बाय क्रैकिंग ऑफ आइस शीट्स एंड एवलांचेस, द ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स ऑल कंट्रीब्यूट टू एन इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन दैट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस इजंट गुड। और वो कहते हैं जब यहाँ पर आकर हमने कंडीशन को देखा, हमने खुद अपनी आंखों से चीजों को अंडरस्टैंड किया, देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देन वी रियलाइज कि जिस तरीके से आइसबर्ग्स यहाँ पर टूट रहे हैं, जिस तरीके से आइस शेल्फ यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं, जिस तरीके के एनिमल्स के यहाँ पर कंडीशन है, जो भी पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, उनकी कंडीशन को देखकर लग रहा है, उनकी कंडीशन को देखकर पता लग रहा है दैट द सिचुएशन इज नॉट गुड एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट, ऑल्दो दिस इज सो फार अवे फ्रॉम द, यू नो, सिविलाइजेशंस ऑफ द ह्यूमन, उसके बाद भी इस जगह के ऊपर हमें वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। वी आर स्टिल एबल टू सी दैट, यू नो, व्हाट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमंस जो अभी बस 12,000 साल पहले धरती के ऊपर आए हैं, दे हैव कॉज्ड ट्रिमेंडस इम्पैक्ट एंड प्लेड हेवॉक विद नेचर। जब वो धरती पर आए उसके बाद से उन्होंने रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया कि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वो लोग डायरेक्टली तो अंटार्कटिका को हर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली अंटार्कटिका में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर ट्रैप हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाएगी तो हीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट। तो जब वो हीट ट्रैप करेगा, टेम्परेचर
बढ़ेगा। ऑल दो टेम्परेचर माइन्यूटली बढ़ता है, 1-2 डिग्री तक, आधा 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऑल दो वो प्रेजेंट के अंदर इतना प्रॉब्लम आपको भले ही ना लगे, लेकिन ऑन द लॉन्गर रन दैट थिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द कंट्री एंड द वर्ल्ड, बिकॉज उस केस के अंदर क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघलेगी, वाटर लेवल राइज हो जाएगा, वाटर लेवल राइज होगा तो जो भी कोस्टल सिटीज, टाउन्स, आइलैंड्स हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। इसके अंदर वो बताते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि इतना ज्यादा स्ट्रेन हमारे रिसोर्सेज पर पड़ रहा है। 5 रोटी खाने वाले 5 लोग, ठीक है, 5 रोटी खाने वाले 10 लोग, आधी आधी डिवाइड होगी, ठीक है, 5 रोटी खाने वाले 20 लोग, अब 1/4 डिवाइड होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिसोर्सेज उतने ही है लेकिन उनको यूटिलाइज करने वाले ज्यादा आ गए, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जितना ज्यादा प्रेशर रिसोर्सेज के ऊपर पड़ेगा, चीजें उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जाएंगी। इंसान जो काम कर रहा है उससे कार्बन एमिशन हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, इन सबकी वजह से क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज हो गया है, जो हमारे अंटार्कटिका में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आकर हमें समझ में आता है कि बच्चे जो हमारे ऑथर थे वो स्पेसिफिकली बच्चों को ही क्यों लाए थे, बिकॉज दे नो दैट दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। उनको ये चीज पता है कि बच्चे क्या हैं, बच्चे जो हैं वो उनके फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, ये वो लोग हैं जो आगे इनके फ्यूचर में बदलाव ला सकते हैं। तो सिंस उनके फ्यूचर में बदलाव लाया जा सकता है बच्चे, तो दैट इज वाई दे वर द वन टू बी टेकन एट दैट प्लेस, ताकि वो लोग खुद अपनी आंखों से चीजों को देख सके, ताकि जो हम घर पे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग, ये सारी की सारी चीजें जो हम घर पर बताते हैं कि यू नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब चीजें जो है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ये समझें कि नहीं ऐसा नहीं है, द थिंग इज रियल, दिस प्रॉब्लम इज रियल और ये एक्चुअली में हो रहा है। जब आप खुद चीजों को होते हुए देखोगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव अ डीपर इम्पैक्ट ओवर योर माइंड। Antarctica, though unpopulated, has been affected and there are concerns for 500,000-year-old carbon records trapped inside its ice sheets. अब कहानी क्या है, Antarctica has been one of the oldest place that has not been touched by humans. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स है। कार्बन रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या है, इसकी जो आइस शीट्स है उनके बीच के अंदर ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, यू नो ऑफ वेरियस थिंग्स, जो हम लोगों को हमारी एवोल्यूशन ऑन अर्थ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जो कई चीज़ें हमारे दिमाग में आज भी जवाब नहीं है हमारे पास जिन चीज़ों के, उन सब चीज़ों के जवाब जो हैं बच्चे हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। और वो यही बताते हैं कि इसके अंदर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स जो हैं इसकी आइस शीट्स में ट्रैप्ड हैं। अगर तो बर्फ पिघल जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वो एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस भी मिट जाएंगे। अगर वो एविडेंसेस मिट जाएंगे तो आप अपनी हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर पाओगे, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको जाननी जरूरी है, बट यू विल नेवर बी एबल टू नो देम, एंड व्हेन यू विल नेवर बी एबल टू नो देम देन यू माइट नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स फुली, और उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर नहीं ला पाओगे। तो ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है बच्चे, ये कैनेडियन एडवेंचर एजुकेटर जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, उन्होंने ये स्टूडेंट्स को लेके जाने का डिसाइड किया ताकि वो उनमें अवेयरनेस बना सके, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट दे आर ऑल्सो द टॉर्च बियरर्स ऑफ द फ्यूचर। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, दे आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द फ्यूचर। ये वो लोग हैं जो हमारे धरती को आगे तक लेकर जा सकते हैं, हमारे वर्ल्ड को आगे तक लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर आकर जब आप रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स को देखते हो, सब चीज़ों को देखते हो, तो इट इज़ अ स्टार्क प्रूफ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बिल्कुल रियल है। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स जो दिए जाते हैं वो सब बिल्कुल रियल है, ताकि बच्चे जो है वो खुद इकोसिस्टम्स को समझ सकें, ताकि जब वो खुद देखेंगे ना कि येस देयर इज एन इम्पेंडिंग डिजास्टर ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो कभी भी आ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देयर आर चांसेस कि वो लोग चेंजेस को लाने में मदद करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे, यहाँ हमारे जो तिशानी दोषी हैं वो एक बहुत सिंपल चीज बताती हैं। यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ो, वो एक सिंपल ट्रूथ समझाती हैं हमें अंटार्कटिका के एग्जाम्पल से कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। अभी ये वाले पैराग्राफ पे आती हूँ, पहले ये समझ लीजिए। तो वो ये बताती हैं कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, वो कहती हैं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बड़ी बड़ी चीजें जो है वो अपने आप जगह पर आ जाएंगी। बिग थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। अगर आप छोटी चीजों का ध्यान रख लेते हो तो बड़ी चीजों को भी जगह पर लाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्मॉल थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, तब बड़ी चीजों को हैंडल करने में आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला,
बिकॉज यहाँ पर बच्चे आपको ना एक फूड चेन का भी वो दिखता है, यहाँ पर एक फूड चेन का एग्जाम्पल दिखता है। इधर ना बच्चे एक माइक्रोस्कोपिक, इधर एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बच्चे ने देखने को मिलता है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम है भैया? जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। वो बताते हैं कि ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, यहाँ पर बेसिकली इसका काम होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, वो आसपास की एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके उसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, बिकॉज यहाँ कोई ट्रीज तो है नहीं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन तो चाहिए, सर्वाइवल तो चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, यहाँ पर ये ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कहानी ये है कि हमारे ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे सदर्न ओशन के एटमॉस्फेयर के ऊपर या पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर बच्चे क्या कर रही है, हमारे पोल्यूशन की वजह से, डिग्रेडेशन की वजह से ये ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट हो रही है। तो बेटा अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा कि ओजोन लेयर जो है वो डायरेक्टली हमारे फाइटोप्लैंक्टन को अफेक्ट करती है, वो उसे मार देगी। अगर हमारे यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीशन बढ़ती है, यूवी रेजेस धरती पे आती हैं, फाइटोप्लैंक्टन मर जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन मर जाएगा यानी ऑक्सीजन का सिंथेसिस बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा तो जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मर जाएंगे। वो मर जाएंगे, सी खराब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। वैसे तो है नहीं कि वो पानी पूल में है तो वहीं रहेगा, वो पानी जो है वो मिक्स होता जाएगा हमारे साफ ओशन के साथ। तो धीरे 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 करके वो कंटामिनेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपका पूरा का पूरा सप्लाई चेन, सॉरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक छोटा सा रिएक्शन जो है, एक छोटी सी चीज जो है ना बच्चे, वो पूरी ग्लोबल कार्बन साइकिल को अफेक्ट कर देगी। तो वो कहते हैं कि इसीलिए अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेते हो तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप जगह पर आ जाएंगी। अगर आप ये ध्यान रखोगे कि फाइटोप्लैंक्टन नहीं मरते तो आपका ये जो वर्ल्ड है, इतनी बड़ी जो लाइफ है आपकी, आपकी इतनी बड़ी जो कार्बन साइकिल है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब फाइनली वो बताते हैं कि उनको वापस आने से पहले मौका मिलता है एक बार ट्रैवल करने का, उनकी शिप जो है वो बीच में अटक जाती है कहीं पे। तो इट वाज डिसाइडेड कि सब लोगों को इन आइस शीट्स के ऊपर एक बार वॉक करने के लिए अलाउ किया जाएगा। सो बिफोर देयर रिटर्न राइटर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वॉक ऑन द ओशन एट 65.55 डिग्री साउथ, विच मेड हर रियलाइज कि वो एक 180 मीटर ऑफ ओशन वाटर पे चल रही हैं, सिंस इट वाज ओनली आइस एंड नो बेस। अब वो आइस ही है, उसके नीचे वो आइस जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है, इट हैज नो बेस। तो बेसिकली शी वाज वॉकिंग ऑन ओशन वाटर दैट वाज फ्रोजन, अ रिच कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। और वो बताती हैं कि वहां पर आई वाज एबल टू सी अ वास्ट व्यू ऑफ लाइफ। वो कहती हैं कि वहां पर मुझे दुनिया का एक बहुत बड़ा सा व्यू देखने को मिल रहा था, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी टू सी दैट। एंड यहाँ पर वो बेसिकली ये बताती हैं, वो जब घर आती हैं तो शी वंडर्ड कि अंटार्कटिका वुड एवर बी वार्म अगेन। वो सोचते हैं कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका वापस से गर्म हो जाता है। हाउ मच डिफरेंस अ मिलियन ईयर्स कैन मेक, एंड ईच डे मेक्स अ डिफरेंस। और वो कहती हैं कि इस तरीके से मिलियन ईयर्स तो कुछ डिफरेंसेस कॉज करते ही हैं, एब्सोल्युटली वो चीज़ तो है ही, लेकिन व्हाट डिफरेंस डज अ ईयर मेक। कितनी बारी ऐसा होता है कि हमारे एक एक दिन भी इतने कीमती होते हैं कि हमारे एक एक दिन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस कॉज कर सकते हैं। Now बच्चे, here we have a question for you and I'll be giving this question to you as a homework because I want to check you guys कि आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ में आया है। तो you guys can go through this MCQ once। हम लोग बच्चे पहले सवाल देखने वाले हैं। Now here's the first question for you। How do geological phenomena help us to know about the history of mankind? अब वो कहते हैं जो जियोलॉजिकल फिनोमिना है या जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, लैंड में, ये हमें मैनकाइंड के बारे में समझने में कैसे हेल्प करता है। तो बच्चे जो भी गोंडवाना लैंड के अंदर हुआ कि आपके वो एरिया जो था वो बच्चे फ्लरिशिंग एरिया से क्या बन गया, वो एक बैरन लैंड बन गया, वो बिल्कुल फ्रिजिड जोन बन गया। ये हमें क्या बताता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो बच्चे इट इज द जियोलॉजिकल फिनोमिना दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्योंकि जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स पहले एक जाइंट अमेलगमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है, बेसिकली एक कंबाइंड टुगेदर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड, जो साउथ में एग्जिस्ट करता था। एट दैट टाइम इंडिया और अंटार्कटिका जो थे, जैसा मैंने बताया, वो सेम ही लैंडमास का पार्ट हुआ करते थे। गोंडवाना जो था, इट हैड अ वार्म क्लाइमेट एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, बट देयर वर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, प्रोबेबली अ मीटियोर शावर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जिसकी वजह से डायनासोर्स वगैरह एंड मैमल्स एंड ऑल दोज बिग बिग एनिमल्स गॉट they lost their lives and this is how the change took place। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें हमारा पास्ट
अगर हमें हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर को स्टडी करना है, अगर हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करना है, तो द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स इज दिस अंटार्कटिका। अगर आपको सब कुछ स्टडी करना है तो आप अंटार्कटिका को स्टडी कर लो। आपको अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में कि आपकी क्या कंडीशन है, उसमें अंटार्कटिका का क्या रोल है, टेम्परेचर रेगुलेट करने का रोल अभी भी बहुत बड़ा है, और आपका फ्यूचर जो डिजास्टरस हो सकता है उसके अंदर भी आप लोगों का अंटार्कटिका जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझे आप लोग? हाउ कैन द विजिट टू अंटार्कटिका बी एन एनलाइटिंग एक्सपीरियंस? अंटार्कटिका जाना आप लोगों के लिए एक एनलाइटिंग एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? अंटार्कटिका जाकर आप ऐसा क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो जब आप अंटार्कटिका जाएंगे बच्चे, तो आप धरती के पास्ट को समझ पाएंगे कि आज से कुछ हजारों लाखों साल पहले अर्थ कैसा हुआ करता था। अर्थ के प्रेजेंट को समझ पाएंगे, बिकॉज वहां रहकर आप अपना प्रेजेंट सिनेरियो देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है एंड चेंजेस जो हो रहे हैं वो सच है। और आप अपने फ्यूचर के बारे में भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा कि इतना कर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर भी इतने चेंजेस हो रहे हैं, उसका इफेक्ट भी अगर यहाँ पर आ रहा है, तो प्रॉबेबली प्रॉब्लम एक्चुअली सीरियस है। A visit there can teach the next generation, that is the future generation, to understand and value our planet, ताकि उनको यहाँ पर बच्चे क्या मिल सके, एक फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड मिल सके, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल सके ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर आकर वो खुद एक्सपीरियंस कर सके कि एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इज वेरी मच रियल। Antarctica also holds ice cores 500,000-year-old carbon record, which will help us to study climatic changes by global warming and evolution of mankind. और साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड और अर्थ कैसे बढ़ा, क्या क्या चीजें हुई, या वेरियस अदर थिंग्स, ऐसे कुछ हिस्ट्रीज ऑफ मैनकाइंड है, कुछ सीक्रेट्स ऑफ मैनकाइंड है, वो भी हम लोग डिसाइफर कर पाएंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द पास्ट। ओके, Why is the visit to Antarctica important to realize the effect of global warming? Antarctica जाकर आप लोग global warming के effect को कैसे देख पाओगे? तो बच्चा, Antarctica is the perfect place to study the effects that global warming is actually causing, and yes, global warming is very very real. It is here that one can see the effect of melting glaciers, कि किस तरीके से टप 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 इतनी ठंडक होने के बाद भी इस एरिया में it is just 90% ice, ठीक है, 90% आइस ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर बच्चे ट्रैप्ड है। इतनी बर्फ होने के बाद भी अगर बर्फ पिघल रही है, टप 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 कर रही है, तो विच मीन्स एक्चुअली टेम्परेचर धीरे धीरे करके राइज हो रहा है और प्रॉब्लम कॉज हो रही है। एंड द कोलैप्सिंग आइस शेल्स एंड हाउ दिस इज लाइकली टू रेज द वाटर लेवल्स इन द सी। और अगर ये इस तरीके से ही पिघलता रहा तो किस तरीके से आने वाले सालों में वाटर लेवल्स बढ़ जाएंगे, और एज ए रिजल्ट बहुत सारे लो लाइंग रीजन्स जो हैं विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और बेसिकली ये बच्चे ये बताता है कि एक इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी आ सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आ सकता है जो आप लोगों को लॉन्गर रन में मुसीबत दे सकता है। अगर आपको उस चीज से अपने आप को बचाना है तो उसके लिए आप अपने एनवायरनमेंट को अभी ही बचा लीजिए। Now here is the other question बच्चे, what is the objective of the Students on Ice program? ये Students on Ice program बनाया है, क्यों गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का, वो बेसिकली था हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उस लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड में लेकर जाना जहां पर उनको एक इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही एजुकेशन के अंदर कि वो लोग उस जगह को फर्स्ट हैंडेडली देख पा रहे हैं, साथ साथ वो ये भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको अपने प्लानट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जहां पर आप रह रहे हैं आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू लिव हियर पीसफुली। The idea was to provide them a life-changing experience at an age when they are ready to absorb. जब वो लोग उस चीज को हैंडल करने के लिए रेडी हैं, when they are not questioning the laws of nature, they are accepting कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो गलत है, and yes the change is needed. They learn and most importantly they act. According to Geoff Green, the high school students are the future policy makers. जियोफ ग्रीन के अनुसार जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो आगे जाकर फ्यूचर में चेंजेस को कॉज करेंगे। एंड थ्रू दिस प्रोग्राम दे वुड सेव दिस प्लैनेट फ्रॉम इकोलॉजिकल हैजार्ड्स। एंड इस प्रोग्राम के थ्रू वो लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के थ्रू वो समझेंगे चीज़ों को क्या करना है उनके लिए, दे विल मेक सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो आगे आने वाले फ्यूचर के इकोलॉजिकल हैजार्ड से हम लोगों को बचाएगा और ग्लोबल वार्मिंग से हमें प्रोटेक्शन देगा। तो बेसिकली बच्चों को दिखाने के लिए कि येस इट इज हाई टाइम एंड समथिंग शुड बी डन, ये सब सिखाने के लिए ही बच्चों को यहाँ पर भेजने को बोला गया है, इनफैक्ट लेके जाया गया है। नाउ जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके, सो यस, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बच्चे हम लोग आगे करेंगे. What do you think is the reason behind the success of the program Students on Ice? तो बच्चे प्रोग्राम जो था स्टूडेंट ऑन आइस एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था बिकॉज इसने एक लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर दिया था फ्यूचर जनरेशन को, बेसिकली उस जनरेशन को जो चेंज लाने के लिए रेडी है, ऑफ पॉलिसी मेकर्स एट एन एज व्हेन दे कुड अब्सॉर्ब, लर्न एंड एक्ट. इट प्रोवाइडेड देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है. So when they've experienced things on their own, so they are likely to get things changed for their future, and it is likely that they are going to bring positive changes to the environment. ठीक है, तो यहाँ पर आकर बच्चे हमारा पहला टॉपिक दैट इज what was that? A journey to the end of the earth comes to an end. Now बच्चे here we have the second topic of our class जिसका नाम है keeping quiet, and this time the poem is by Pablo Neruda. तो बच्चे यहाँ पर ये जो पोम है कीपिंग क्वाइट, ये पैब्लो नरूडा ने लिखी है, और यहाँ पर भी बच्चे ही हाईलाइट्स द इशू ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. लेकिन यहाँ पर तो बच्चे वो आप लोगों के लिए वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की कंडीशन भी क्रिएट कर देते हैं. वो कहते हैं कि इंसान के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है. इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी कर रहा है, वट एवर द अदर पर्सन इज डूइंग इन हिज और हर ओन लाइफ, वो चीज़ों को सोच समझ के करे, वो चीज़ों को बहुत ही दिमाग लगा कर करे. द पर्सन वेन एवर ही इज डूइंग हिज और हर एक्शंस और वट एवर ही इज टेकिंग इन अंडर हिज ओन एक्शन, वो इतने ध्यान से किया जाए, वो इतने समझ के किया जाए कि वो अपना तो फायदा करे लेकिन सामने वाले का नुकसान ना करे उस चीज़ से. ठीक है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर बच्चे कीपिंग क्वाइट के अंदर हमारे पोएट जो है वो एक इमेजिनरी सेटिंग क्रिएट करते हैं. तो वो बेसिकली इंसान को सोचने के लिए एक सेटिंग देते हैं. वो कहते हैं कि देखो मैं 12 तक गिनूंगा, आई विल काउंट अप टू 12. जब तक मैं 12 तक गिनूंगा आप सब लोगों को कुछ नहीं करना, आप सब लोगों को चुप रहना है और आप सब लोगों को अपने लाइफ के बारे में सोचना है. यू ऑल हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ, कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, वेदर दैट थिंग इज राइट और रॉन्ग, जो एक्शंस आप ले रहे हो वो सही है या गलत है, व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन एंड हाउ थिंग्स हैव टू चेंज. ठीक है, सो बेसिकली दे आर गिविंग यू एन एग्जाम्पल एज टू हाउ यू कैन लिव योर लाइफ. आप अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हो और कैसे आपको जिंदगी जीनी चाहिए, और वो आपको एक मौका देते हैं कि आप अपनी जिंदगी की भागदौड़ से रुको. और अकेले हम आपको रुकने को नहीं कह रहे, हम सबको रुकने को कह रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो और सामने वाला डेवलपमेंट में अपना टाइम लगा रहा है. तो इट सेज आई डोंट वांट एनीवन टू थिंक ऑफ दैट, आई वांट एवरीबॉडी टू स्टैंड हियर, आई वांट एवरीबॉडी टू थिंक, कि सब रुक जाओ दुनिया के अंदर और एक बार सोचो कि क्या तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो एक्चुअली वर्थ इट हैं. whatever you are doing, is it good for you or is it actually harming the environment? क्या वो तुम्हारे एक्शंस जो है वो सही है या वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट. तो यहाँ पर बच्चे पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल ऑल कीप स्टिल. तो पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा. ठीक है, वो कहते हैं अब मैं कब तक गिनूंगा, मैं 12 तक गिनूंगा. अब बच्चे यहाँ पर 12 की बहुत सारी अलग अलग सिग्निफिकेंस और रेफरेंस है. 12 की क्या रेफरेंस है बच्चे? पहली बात तो ये 12 नंबर जो होता है ना, ये डे, ये आवर्स ऑफ द डेज को दिखाता है. ठीक है, ये क्या दिखाता है? ये आवर्स ऑफ द डे को दिखाता है कि हमारे दिन में 12-12 घंटे के 2 टाइम्स होते हैं. ठीक है, ये मंथ ऑफ द ईयर को दिखाता है कि हमारे पास ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं. और बच्चे तीसरा ये एक ऑस्पिशियस नंबर है इन द क्रिश्चियन माइथोलॉजी. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऑस्पिशियस नंबर है. जैसे हमारे लिए 7 नंबर काफ़ी ऑस्पिशियस नंबर होता है, वैसे इनके लिए क्या है? 12 नंबर बड़ा ही ऑस्पिशियस नंबर है. और ना तो ये बहुत कम और ना ये बहुत ज़्यादा, यानी वो किसी इंसान को बहुत टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं बोल रहे और बहुत कम टाइम पे नहीं दे रहे. तो उन्होंने एक बड़ा एक एप्ट टाइम चुना. वो कहते हैं कि तुम 12 तक गिनो एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और वो कहते हैं कि उस समय पे हम सब लोग क्या करेंगे? हम सब लोग स्टिल हो जाएंगे, हम सब लोग क्वाइट हो जाएंगे, हम सब लोग हम सब जो है हम लोग चुप हो जाएंगे और हम लोग कुछ भी बोलेंगे नहीं. वी विल ऑल कीप क्वाइट. ठीक है, ये ईटी वाला चुप होने के लिए होता है. ठीक है, हम सब लोग जो है हम सब लोग चुप बैठेंगे. अब जब इंसान चुप बैठेगा तो ही विल ब्रीद, ही विल काउंट, ही विल थिंक कि वट एवर ही और हर इज डूइंग इन हिज लाइफ, वेदर वो सारी चीज़ें सही है या नहीं है, जो भी एक्शंस वो ले रहा है वो बिल्कुल वर्दी ऑफ हिज एक्ट है या फिर दे आर नॉन वर्दी एक्शंस. तो ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट देम वेदर वट एवर ही इज डूइंग इन हिज लाइफ इज राइट और wrong. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग चुप हो जाएं और 1 2
3। मन ही मन में अपनी काउंटिंग स्टार्ट करें। अब बच्चे याद रखना, इन दोनों लाइंस के अंदर ना एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जिसका नाम है एंटीथीसिस। ना इस पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है बच्चे? एंटीथीसिस का मतलब होता है जहां पर आप दो ऑपोजिट आइडियाज को यूज कर रहे होते हो, ठीक है, नॉट ऑपोजिट वर्ड्स बट ऑपोजिट आइडियाज। अब यहाँ पर बच्चे ऑपोजिट आइडियाज कैसे यूज हो रहे हैं आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहली लाइन में वो कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, ठीक है, यहाँ पर ऑपोजिट आइडियाज, पहली लाइन में वो तुम्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं चुप हो जाओ, ठीक है। सेकंड में वो कहते हैं काउंट टू 12। तो आप 12 तक भी गिनो और चुप भी हो जाओ, वो तो साथ में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच्चे एंटीथीसिस यूज किया गया है कि आप चुप हो जाओ, आप बिल्कुल स्टिल हो जाओ, लेकिन आप 12 तक गिनो। तो यहाँ पर बच्चे जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो एंटीथीसिस है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कहते हैं लेट्स फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, बेसिकली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ही सेज बीइंग एन अर्थलिंग, ठीक है, धरती के वासी होने के नाते ही एक बार लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्यों बेटा? बिकॉज लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर है, क्योंकि आप अलग लैंग्वेज बोलते हो, हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कोई और कंट्री में कोई अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो बच्चे लैंग्वेज इज अ बैरियर फॉर यू, ठीक है। नाउ दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अ बैरियर फॉर यू, और क्योंकि दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अ बैरियर तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। तो इसे आप एक बार कुछ बोलिए मत, तो आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपका जो साइलेंस है वो आपको यूनाइट करेगा, ठीक है, साइलेंस विल यूनाइट ऑल। तो अगर आप चुप रहेंगे तो साइलेंस जो है वो सब लोगों को यूनाइट करेगा, इररिस्पेक्टिव वो इंडियन है, चाइनीज है, पॉलिश है, जो भी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ही सेज एक सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाते हैं, जस्ट डोंट मूव, कीप क्वाइट एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और वो कहते हैं कि एक बार अपने आर्म्स को इतना यूज नहीं करते। अब बच्चे आर्म्स में भी यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है वो पन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बच्चे आर्म आपके जेस्चर्स के लिए भी यूज किया गया है, कि एक बारी के लिए हम लोग अपने आर्म्स को यूज नहीं करते, एक बारी हम लोग हमारे हाथों को यूज नहीं करते बोलने में। लेट्स इवन स्टॉप टॉकिंग इन जेस्चर्स एंड इन मूवमेंट्स and let's be quiet for some point of time, ठीक है, let's be quiet, gestures भी मत करो। and what is the other thing that you cannot do? okay, and do not use the ammunitions, ठीक है। और वो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने वेपन्स को भी मत यूज करो। अपना ये जो पावर गेम है ना, अपना जो पावर प्ले है, एक बार इसको भी रोक दो। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये कांस्टेंट रियलिटी है हमारे वर्ल्ड की, कि आप दिखाओ या नहीं दिखाओ, लेकिन एक कांस्टेंट पावर प्ले, कांस्टेंट गेम लगा रहता है हर चीज के बीच में। एंड वो कहते हैं कि फॉर वंस यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस, एक बार इन सब चीजों पर रुक जाओ, डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट स्टैंड क्वाइट एंड थिंक वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। अब वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर आप सब लोग चुप हो जाएंगे, पूरी दुनिया चुप हो जाएगी, तो ये एक बड़ी ही रेयर मोमेंट होगी। ऐसी मोमेंट आज से पहले हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब चुप बैठे हैं एंड दे आर ऑल थिंकिंग ऑफ व्हाट दे हैव टू डू विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। ही सेज वो एक ऐसा समय होगा जब लोगों में कोई मूवमेंट नहीं होगी, एंड दे आर नॉट, दे आर विदाउट इंजन्स, दे आर नॉट रनिंग। ही सेज वो लोग अपने कामों के लिए नहीं भाग रहे हैं, वो डेवलपमेंट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, दे आर नॉट सो एब्सेंट माइंडेड कि भैया काम करना है, काम करना है, काम करना है। वो उसके चक्कर में इतना पागल नहीं हो जाएंगे कि वो किसी और चीज के बारे में ना सोचे। We would all be together in a sudden strangeness. He says, और वो एक ऐसा मौका होगा कि हम सब लोग एक sudden strangeness में होंगे, कि all people in the world will be quiet for some time। तो एक sudden strangeness होगी। तो यहाँ पर बच्चे alliteration यूज किया गया है, because sudden strangeness में एस एस का यूज किया गया है साथ साथ में, जैसे बेटी बॉट बटर बट बिटर में बी 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 लगता है, वैसे कोई भी वर्ड जिनमें सेम अल्फाबेट से स्टार्ट हो, सेम साउंड हो, तो वो एलिटरेशन का एग्जाम्पल होता है। तो वो कहते हैं कि हम सब लोग एक सडन स्ट्रेंजनेस में होंगे, कि कोई शोर नहीं है, कोई रश फॉर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, नो हेस्ट फॉर डेवलपमेंट। हमारे अंदर वो डेवलपमेंट के लिए वो एक जुनून सा जो है वो नहीं होगा, हम पागल नहीं होंगे डेवलपमेंट के लिए, कि डेवलपमेंट 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 नहीं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो ही सेज फॉर वंस एवरीबॉडी विल बी क्वाइट, हर इंसान चुप हो जाएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए जो फिशरमैन होंगे कोल्ड सी में,
ठीक है, वो क्या नहीं करेंगे, वो हार्म नहीं करेंगे वेल्स को। तो बेसिकली देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम लोग जब अपने बारे में सोचेंगे, हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट उतनी ही देर के लिए हमारी जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो रुक जाएगा, विल स्टॉप। एटलीस्ट फॉर दैट टाइम हम लोगों की एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो है वो रुक जाएगी। एटलीस्ट कुछ टाइम तो एनवायरमेंट को मिलेगा अपने आप को रिक्रिएट करने का, रीजेनरेट करने का। अब यहाँ पर बच्चे कोल्ड सी में एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर बच्चे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि जब आप किसी भी वर्ड के आगे उसके एक एडजेक्टिव लगाते हो, लेकिन वो एडजेक्टिव कोई बड़ा मीनिंग दिखाता है। तो यहाँ पर बच्चे कोल्ड सी एक्चुअली ठंडी सी को तो दिखाता ही है, साथ ही साथ क्रूअल नेचर ऑफ इंसान को भी दिखाता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्रूअल नेचर ऑफ ह्यूमंस को भी दिखाता है कि इंसान जो है वो भी बहुत ज्यादा क्रूअल है। And fishermen in the cold sea would not harm the whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. और जो आदमी salt इकट्ठा कर रहा है वो भी अपने hurt hands को देखेगा। तो basically he will have टाइम फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, उसको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, अपने आप को भी देखने के लिए टाइम मिलेगा, और ही विल रियलाइज कि हाउ सेल्फिश द पर्सन हैज बिकम। ठीक है, हाउ सेल्फिश ही और शी हैज बिकम। और इंसान को समझ आएगा कि वो इंसान जो है खुद इतना ज़्यादा सेल्फिश जो है वो बन गया है कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। जब वो रुकेगा, अपने हाथों को देखेगा, तो वो रियलाइज़ करेगा कि मैंने अपने खुद की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में इतना मैं पागल हो गया कि मैंने खुद पर भी ध्यान नहीं दिया, एंड आई हैव एक्चुअली हर्टेड माई सेल्फ। मैंने खुद को इतना ज़्यादा हर्ट कर लिया है कि टुडे आई एम इन दिस कंडीशन। Those who prepare green wars, अब वो कहते हैं वो लोग जो वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली वो उन लोगों की बात कर रही हैं जो प्रेपरेटर्स ऑफ वॉर हैं। ठीक है, उन लोगों की बात की जा रही है जो प्रेपरेटर्स ऑफ वॉर हैं, जो वॉर्स को कॉज करते हैं, जैसे ग्रीन वॉर्स। बेसिकली ग्रीन वॉर्स में बच्चे सिंबॉलिज्म यूज किया गया है, जितनी भी वॉर्स एंड में सिंबॉलिज्म यूज किया गया है, ये लैंड के लिए बच्चे जो लड़ाई करी जाती है। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस बच्चे आप लोगों का केमिकल वॉरफेयर दिखाता है। ठीक है, केमिकल वॉरफेयर दिखाता है, और वॉर्स विद फायर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स दिखाता है कि ये जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करते हो, केमिकल वॉरफेयर करते हो, लड़ाई करते हो लैंड के लिए, इट लीव्स विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसे रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आप जीत तो जाते हो, यू हैव दैट विक्ट्री, यू आर द विक्टर ऑफ द फाइट, बट यू हैव नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट इट। तो इसे ऐसी जीत का क्या फायदा जब आपको उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लोग ही नहीं हो। ऐसी जीत का क्या करोगे कि जिस जीत के अंदर आप लोगों को ही नहीं देख पाओगे, आपके पास उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लोग ही नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज कर रहा है, आयरनी। आयरनी का मतलब होता है वो चीज जो रियल सिचुएशन से डिफरेंट होती है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत कर भी क्या कर लोगे जब जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होगा। He says now those who prepare green wars would now put on clean clothes. He says अब आप यहाँ पर लोगों की हिपोक्रेसी समझो कि जो लोगों ने वॉर कॉज करा वो अब साफ कपड़े पहन लेंगे, जो उनका क्लीन कैरेक्टर दिखाएगा कि भैया आप तो बड़े ही साफ दिल के हैं, भैया आप तो बड़े ही अच्छे हैं, आपने क्या किया, आपने कपड़े बदल लिए, आप अपना अच्छा कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे ट्रांसफर्ड एपिथेट लग रहा है। would put on clean clothes and walk about with their brothers। और वो क्या करेंगे, वो अपने भाइयों के साथ अब घूमेंगे, ब्रदर्स के साथ। बेसिकली आप कह सकते हो कि उनके नेशंस पीपल, अब वो लोग भी बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमेंगे, इन दी शेड, छुपते हुए, डूइंग नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली वो यहाँ पर हिपोक्रेसी को हाईलाइट करते हैं कि जब आप अपनी आंखें बंद करोगे, जब आप काउंट करोगे, तब आप सोचोगे और ये चीज रियलाइज करोगे कि वो लोग जो एक्चुअली वॉर कॉज करते हैं, खत्म होने के बाद वो एकदम ऐसा बिहेव करेंगे दैट दे हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड दे विल वॉक विद यू इन द शेड एंड दे विल डू नथिंग। तो बेसिकली ही सेज आप रियलाइज करो दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद यू। You need to understand what's happening and you need to change what is happening in your life. He says what I want should not be confused with total inactivity. He says जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ उसे टोटल इनएक्टिविटी से, उसे लेजीनेस से कंपेयर नहीं करना है, उसके अंदर आपको स्लीपी नहीं होना है। He says मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 12 तक गिनो। ये 12 तक गिनने का मौका आपको अपने आप को चेक करने के लिए दिया गया है, लेजी होने के लिए नहीं। He says मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे गिनती करते करते सो जाओ कि यार मौका मिला है सो जाते हैं। He says नहीं, ये टोटल इनएक्टिविटी नहीं लानी है इस मौके के अंदर। मैं नहीं चाहता, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ही सेज आई डोंट वॉन्ट इनएक्टिविटी, आई डोंट वॉन्ट लेजी पीपल, आई डोंट वॉन्ट पीपल टू बी डेड, आई वॉन्ट यू टू बी जागरूक, आई वॉन्ट यू टू बी enlightened, I want you to be ready to fight, you should know ki what you are doing and how things have to take place in your life.
He says life is what it is about. I want no truck with death. He says यही तुम्हारी जिंदगी है. You have to understand the mantra of life. तो he says आपको समझना पड़ेगा. Understand your life. आपको देखना पड़ेगा जो आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. तो ही सेज मैं नहीं चाहता कि आप लोग मरो. आई डोंट वॉन्ट पीपल टू बी डेड. आई डोंट वॉन्ट यू गाइस टू बी सो लेजी कि आई वुड फील कि भैया आई हैव ट्रक्स एंड ट्रक्स ऑफ डेथ. ही सेज मुझे लोग मरे हुए नहीं चाहिए. सो दैट इज वाई आई एम एनलाइटनिंग ऑल ऑफ यू कि अपने आप को बचाओ. इट इज द टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ लिविंग. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, he says, काश हम लोग इतने single-minded नहीं होते. काश हम इतने ज़्यादा rat race के अंदर नहीं होते, rat race for development. काश हम आगे बढ़ने की इस लड़ाई के अंदर इतना पागल नहीं हुए होते कि हम लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं. About keeping our lives moving, कि चलते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो. But for what? At the end क्या है? मर जाओगे. ठीक है, तो ये मेहनत किसके लिए कर रहे हो? मौत तक पहुंचने के लिए कर रहे हो? नहीं ना, जिंदगी जीने के लिए कर रहे हो. तो लिव दैट लाइफ दैट यू आर हैविंग, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि उस जिंदगी को ऐसे जियो कि सामने वाले को दिक्कत ना हो. And for once could do nothing. Perhaps a huge silence might disrupt this sadness. तो he says, but for that particular moment जब आप कुछ नहीं करोगे तो ये जो silence होगा ये हो सकता है आपकी sadness को, आपको ये ultimate realization दिला दे कि भैया तुमने जिंदगी का हाल बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है. You are not living your life the way it should have been lived. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम लोग हमारा रियल मोटिव तो कभी समझ ही नहीं पाए. हम लोग हमारी कभी रियल काम तो समझ ही नहीं पाए कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं. हम लोग आए हैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए. वी आर हेयर टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड नॉट अ बैड वन. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ रहकर दुनिया को और ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी. क्योंकि वो क्या होने वाली है, वो हमारी रियलिटी होने वाली है. सूनर और लेटर वो चीज़ आएगी. So if you want to die, because that's obvious you're going to die, so do not die with a regret. Do something good with your life, because आप ये जो आगे बढ़ना है वो लाइफ में मुझे पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हें चाहिए. वेरी गुड, अग्री टू द फैक्ट कि यू गाइज नीड एवरीथिंग. बट डज दैट मीन कि आप उसमें सब कुछ खराब करते जाओगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते जाओगे? नहीं. सो इसे दिस शुड नॉट बी योर मोटिव, दिस शुड नॉट बी योर इंटेंशन कि आपको नेचर को खराब करके अपने आप को इम्प्रूव करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो कहते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें अर्थ सिखाता है. अर्थ कैन टीच अस. तो यहाँ पर बच्चे लगाया गया है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अर्थ हमें पढ़ा नहीं सकता. अर्थ एक नॉन लिविंग है, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाना एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन लगाया गया है कि परहैप्स अर्थ कैन टीच अस. तो ऐसे केस में आप अर्थ से शिक्षा लीजिए दैट व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब धरती की जमीन को देखकर आपको लगता है कि ये जमीन तो बंजर हो गई, ये जमीन तो उपजाऊ नहीं है, उसी टाइम पर जमीन के नीचे एक बीज होता है जो उग रहा होता है. द बीज दैट इज ग्रोइंग, द सीड दैट्स कमिंग गोइंग टू कम आउट सून फ्रॉम द अर्थ. तो बेसिकली आप अर्थ से समझिए कि आपको भले ही अर्थ देखने में ऐसा लगे दैट इवन दो द अर्थ इज नॉट लिविंग, देयर आर द अर्थ इज नॉट अलाइव, बट येस द अर्थ इज वर्किंग हार्ड इन साइलेंस. धरती जो है वो दिमागी तौर से काम कर रही है. तो इसे आपको भी यही करना है. आप भी अगर मुंह से चुप दिख रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप भी चुप हो. देयर नीड्स टू बी अ स्टॉर्म ऑफ थॉट्स इन योर माइंड. आपके दिमाग में एक तूफान आना चाहिए ख्यालों का, ये 12 सेकंड तक गिनते गिनते, ताकि आप लोग भी ये चीज़ों को समझ पाएं कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. तो इसी अगर आप ऐसे खड़े हैं, लेट अदर पीपल थिंक दैट यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, लेट अदर पीपल थिंक दैट यू आर आइडल, लेट देम थिंक दैट यू हैव नथिंग टू डू, बट डू नॉट actually do that. Prove them कि you are just like the earth. आप भी वही चीज कर सकते हो. You can show them that you're doing nothing good, but in reality आपका दिमाग चल रहा है. You're making your brain work and you're thinking of various things of what can be done. तो वो कहते हैं perhaps the earth can teach us when everything seems dead, it later proves to be alive. तो इसे भले ही आज कोई आपको देखकर ये बोल दे कि आप ऐसे 12 तक ऐसे खड़े हो कि क्या ही सोच रहे हो, you look very lazy, you look very inactive. Let them think whatever they are thinking, but be like the earth, work hard in silence and let your success make noise. वही वाली बात है. तो लास्ट में वो यही कहते हैं, now I'll count up to 12, you all will keep quiet and I will go. और यहाँ पर बच्चे रिफ्रेन यूज किया गया है. बेसिकली यहाँ पर इस लाइन को रिपीट किया गया है ऑन एम्फेसिस के लिए. ये लाइन यहाँ पर दी गई है एम्फेसिस दिखाने के लिए इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने साइलेंस पर फोकस रखिए, आप अपने साइलेंस पे ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत करते रहिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन चेंज थिंग्स इन योर लाइफ. Right. So now we have this one question here.
Read the extract and answer the following questions given below. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. We have understood the lines. Let's see the first question. The poet uses the words let's to. तो यहाँ पर वो let's क्यों use करते हैं बच्चे? To initiate a conversation between the poet and readers. Okay. Invite readers to be a part of poem's larger call to humanity कि वो समझाना चाहते हैं लोगों को कि you need to understand that what is the entire reason, the major reason for writing this poem. Welcome the readers into the world of poem and its subject. ये नहीं हो सकता. Address fellow readers as members of the human race. नहीं. So basically he wants the people to be a part of the poem's larger call to humanity. वो चाहते हैं कि वो लोग समझें इस चीज को कि the world has to change. Margaret Atwood said, "Language divide us into fragments. I want to be whole." तो Margaret Atwood ने बोला कि language हमें parts में divide करती है. मैं एक बन के रहना चाहती हूँ. Choose the option that correctly comment on the relationship between Margaret Atwood's word and the line from the extract. Let's not speak in any language. Atwood endorses Neruda's call to not to speak in any language. Endorses का मतलब होता है basically favor करना या advertise करना. सेकेंड लाइन कहती है एटवुड जस्टिफाइज नेरूडाज रिक्वेस्ट नॉट टू एंगेज इन एनी स्पीकिंग. ठीक है. एटवुड अंडरमाइंस, अंडरमाइन तो नहीं कर रही, सरेंडर भी नहीं कर रही. तो बेटा वो जस्टिफाई कर रही हैं. ठीक है. वो फेवर कर रही हैं, एडवर्टाइज नहीं कर रही हैं, वो जस्टिफाई कर रही हैं कि आप भी किसी लैंग्वेज के अंदर मत बोलिए. लेट यू नो बी यूनाइटेड बाय साइलेंस वंस. व्हाई डू यू थिंक दैट द पोएट एम्प्लॉयज वर्ड लाइक एक्सोटिक एंड स्ट्रेंजनेस? तो बच्चे क्योंकि वो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं अनफेमिलियरिटी ऑफ अ सडन मोमेंट विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स. तो वो दिखाते हैं कि ऐसे मोमेंट्स आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं, ये चीजें बहुत स्ट्रेंज हैं. दिस थिंग इज नॉट वेरी कॉमन. राइट. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द MCQ पार्ट. Choose the option that correctly matches the idiom in column A with the column B. On the face of the earth. बच्चे to on the face of the earth का बेसिकली क्या मतलब हो सकता है? In existence. वन का वन. तो वो हमारे पास दो ऑप्शन में है, ए और बी. इनमें चेक करते हैं. वॉट ऑन अर्थ. वॉट ऑन अर्थ का मतलब होता है कि भाई ऐसा कैसे कर दिया. टू एक्सप्रेस शॉक और सरप्राइज. वॉट ऑन दी अर्थ आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई. 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 यहाँ पर है. तो ये रहा, ये मैच हो गया, खत्म. ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर. राइट. ओके. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो बच्चे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट इज इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. खुद को चेक करना और रीचेक करना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको अपने आप को. ये तो बेसिकली सेंट्रल आइडिया यही है पोम का. बिकॉज सोल सर्चिंग विल लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस. जब आप समझ जाओगे कि आपके दिल में क्या है, क्या करना है, तभी आप पीस एस्टैब्लिश कर पाओगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर पाओगे दुनिया के अंदर अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, और यूनिटी एंड ब्रदरहुड वुड बी प्रमोटेड. तो बेसिकली वो यहाँ पर यही सिखाना चाहते हैं कि आप अपने आप को समझो, आप अपनी फॉलीज को एनालाइज करो. ठीक है. एनालाइज योर फॉलीज, यानी अपनी गलतियां ढूंढो और अपनी गलतियां ढूंढकर अपनी चीजों में बदलाव लाओ. How can we promote a mutual understanding, unity and brotherhood among ourselves? तो बच्चे हम लोग एक mutual understanding, unity और brotherhood promote कर सकते हैं by trying to develop a good ambience, यानी एक अच्छा atmosphere अगर हम लोग create कर देते हैं जहाँ पर हम लोग सब लोगों को include करते हैं. तो basically आप एक word लिख सकते हो, अगर आप एक inclusive environment बनाते हो जहाँ पर हर इंसान comfortable है, where everybody will be equal without any discrimination. The poet gives us a solution to speak in only one language and that language will be the language of silence. वो कहते हैं आप किसी language में मत बोलो because वो एक barrier है, आप सब शांत हो जाओ तो you all will be united. Through this the poet people will try to develop the understanding for each other. इस तरीके से लोग अपने आप को समझना शुरू कर देंगे. Does the poet advocate total inactivity and death by urging to be quiet? तो वो कहते हैं कि एडवोकेट करने का मतलब है यहाँ पर क्या वो उस चीज को somehow फेवर कर रहे हैं, क्या वो इस चीज के पॉजिटिव में लिख रहे हैं कि भैया टोटल इनएक्टिविटी और डेथ के बारे में नहीं. तो पोएट यहाँ पर एडवोकेट नहीं कर रहे कंप्लीट इनएक्टिविटी या डेथ को बाय अर्जिंग टू बी क्वाइट. वो सिंपली लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने खुद के लिए टाइम निकालो, कि आप अपने काम में इतना बिजी हो कि आप लोग अपने बारे में सोचना भूल जाते हो, तो आप थोड़ा टाइम गिव योर सेल्फ टाइम. तो बेसिकली
बेसिकली ये बस एक एक्टिविटी है अपने आप को टाइम देने के लिए, कि आप अपने आप को टाइम दो और देखो, एनालाइज करो कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है। कीपिंग क्वाइट फॉर सम टाइम विल री इनविगरेट देम। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वो री एनर्जाइज भी हो जाएंगे थोड़ा देर चुप रहने से। एंड न्यू एंड फ्रेश बिगिनिंग विल विद रिन्यूड एनर्जी कुड बी मेड, और वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर यू नो दे विल बी रिन्यूड विद गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो चुप रहना उनको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं। लास्ट क्वेश्चन बचे, व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स इन द पोम। तो बच्चे जो सैडनेस की बात पोएट ने करी है वो है द ग्रीफ ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हमें अपना मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता कि हम धरती पे करने क्या आए हैं। थ्रू आउट वी लाइफ वी मेक एफर्ट्स टू एनालाइज, जज एंड अंडरस्टैंड अदर्स, बट हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं कि हम क्या करें और हम क्या कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग वी आर लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ। हमारा कोई मोटिव नहीं है जिंदगी जीने का, जिसकी वजह से हम एक वॉइड की तरफ, हम एक नथिंगनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो नथिंगनेस हमें एट द एंड ऑफ द डे डुबाएगा ही। इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड फॉर अस। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चे वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड बोथ द टॉपिक्स, एंड यस दिस लेक्चर इज कंप्लीटेड अंडर द करेक्ट टाइम फ्रेम ऑफ 55 मिनट्स। भाई 1 घंटे में हो गया है, तो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड एंड रिवाइज एवरीथिंग दैट हैव बीन डन सो फार। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं बच्चे तो आप लोग मुझे डाउट सेक्शन में बता देना, ताकि आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स। ठीक है, and yes with this बच्चे we are at the end of this lecture. Probably you will be getting more lectures in this week, ताकि आप लोगों को एग्जाम्स देने में कोई दिक्कत नहीं हो। एंड इसी के साथ बच्चे मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।